नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल 3 पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसमें ही आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे उसके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो सबसे पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कथन 1 दिया गया है कि जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात की गई जो भी लैंग्वेज के लिए टीचिंग करवाई जाएगी, ठीक है, तो स्कूली और उच्च शिक्षा मतलब सारे में ही एक दूसरे को इंटीग्रेटेड एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कथन 1 ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि यूनेस्को ने 2020 भारतीय भाषाओं को संकटापत्र एंडेंजर्ड घोषित किया है। मतलब कि 220 भारतीय भाषाएं हैं जो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, तो ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। सॉरी, दोनों सही है पहला ऑप्शन, दोनों गलत है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है ये पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डी दिया गया है आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और दूसरा सही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आपका 1 दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा को सारे ही लेवल पे इंटीग्रेट करने की बात कही है, तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा जो आपका है कि 220 भारतीय भाषाओं को संकटापत्र घोषित किया है, तो ये गलत है क्योंकि 220 को नहीं किया है, 197 भाषाओं को इंडेंजर्ड भाषा घोषित किया है कि वो संकट में है। भारतीय भाषाएं कितनी 197। ठीक है, और 220 भारतीय भाषाएं जो है वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं, ये बात है, ये वाले पॉइंट हैं। तो ये आपको दोनों ही पॉइंट पता होने चाहिए। संकटाग्रस्त कितनी है 197, ठीक है, और लुप्त कितनी हो चुकी है 220। तो यहाँ पे लेकिन जो संकटा पत्र घोषित किया गया वो कितनी बताइए 220, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेपर में आपके ऐसे भी पूछ सकता है कि 220 भाषाएं पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं तो आपका ये सही हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। किसकी, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की अनुशंसा की। कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, या फिर जो नॉलेज कमीशन था उसने, या फिर यशपाल कमेटी ने। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका सही है। नॉलेज कमीशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है, उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया था। हायर एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया था। वो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। डॉक्टर उनके नाम के आगे लग रहा है, आपको उससे ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। ठीक है, और 50 यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तार पूर्ण रूप सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके संस्था के नाम दिए गए, उनकी फुल फॉर्म दिए गए हैं, आपको पढ़ के बताना है कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा है आपका एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च। चौथा है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन तीसरा है आपका वो गलत है क्योंकि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये इसका करेक्ट होता है। यहाँ अप्लाइड नहीं होता है, अप्लाइड की जगह क्या होता है आपका एग्रीकल्चरल। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ पे भी 2 कथन दिए गए, इनको पढ़ के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला कथन जो दिया गया है, उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच स्थानीय सह क्षमताओं का पोषण करना NAAC
मतलब जो आपका नैक जिसको बोला जाता है, ठीक है, द्वारा संवर्धित आंतरिक मूल्यों में से एक है। ठीक है, मतलब नैक का काम है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है, उसमें क्या प्रमोट करना, हायर एजुकेशन में नैक का ये काम होता है। दूसरा दिया गया है कि राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना जो रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो दो कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले ऑप्शन है दोनों सही है, दूसरा है दोनों गलत है, तीसरा है पहला सही है दूसरा गलत है, चौथा है पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आपका सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जो नैक है उसका काम ये नहीं है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच स्थानीय जो क्षमताओं का पोषण करना नैक का काम नहीं होता है। ये मूल्यांकन और असेसमेंट के काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए शिक्षा के संबंध में राममूर्ति समिति के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख सुझाव थे। जो राममूर्ति समिति थी उसके कौन से निम्नलिखित में से सुझाव थे। ठीक है, यूजीसी की मान्यता समाप्त करना, कृषि विश्वविद्यालयों का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण, स्नातकोत्तर कक्षा के शिक्षण व शोध पर विश्वविद्यालयों का फोकस, या फिर आपका यहाँ पे दिया गया है ई ऑप्शन शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के कार्यरत, मतलब इन सर्विस जो टीचर वहाँ पे सर्विस पहले से ही कर रहे हैं उनके लिए शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ए बी सी सही होगा, बी सी डी सही होगा, या फिर सी डी ई सही होगा, या फिर ए डी ई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, सी डी ई ये वाला सही है। ठीक है, ये सही है ये सही है। विश्वविद्यालय का उन्मूलन करना या यूजीसी की मान्यता समाप्त करना इसका काम नहीं था राममूर्ति कमेटी का। ठीक है, ना इन्होंने ऐसे कोई कह सकते हैं सजेशन दिए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में जो हम लोग प्राचीन शिक्षा की बात करते हैं और आपका ये हायर एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो कौन सी शिक्षा है मतलब जो एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव उसको एक्टिव लर्निंग नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी सहकारी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव में क्या एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद पारंपरिक अधिगम कन्वेंशनल लर्निंग जिसको बोलते हैं, इसके बाद गैर पारंपरिक अधिगम जिसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, इसके बाद क्रीड़ा पद्धति अधिगम मतलब प्लेवे लर्निंग। ठीक है, तो कौन सी है जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय मतलब जिसमें बच्चे केवल सुनते हैं टीचर को। तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोऑपरेटिव में तो सबका पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, कन्वेंशनल है जो आपकी पारंपरिक, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि कन्वेंशनल जो पारंपरिक अधिगम है मैंने ये आपको करवाया हुआ भी है। इसमें क्या होता है कि केवल इसको टीचर सेंटर्ड बोल सकते हैं, टीचर जो भी निर्देश देता है स्टूडेंट वही सुनते हैं। ठीक है, उसमें कोई स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी दिशा निर्देश हैं या सारी चीज़ें हैं वो सारी किस पे डिपेंड होती है, टीचर्स पे। इसमें कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम का प्रावधान नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे ऐसा ऑप्शन केवल बी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी दो कथन दिए गए जिसको पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले कथन दिया गया है, ये माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार थे। मतलब जब पूर्व वैदिक काल था उस टाइम पे महिलाओं को समान अधिकार थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है वैदिक काल के अंतिम चरण में वहां पर 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की बालिकाओं हेतु कोई अलग गुरुकुल नहीं थे, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कौन सा जो है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के समान अधिकार थे, ये बात सही है। इसके वैदिक काल के अंतिम चरण मतलब जब उत्तर वैदिक काल आया था तब 12 वर्ष से ऊपर की जो बालिकाएं थी उनके लिए गुरुकुल कुछ अलग से नहीं थे, क्योंकि वहां पे
महिलाओं के जो समान अधिकार पहले हुआ करते थे गुरुकुल पद्धति के प्रारंभ में, वैदिक एजुकेशन के प्रारंभ में, वो समाप्त कर दिए गए थे, इसलिए वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब सबसे शुरू में सारी चीज़ें अच्छी थी, उसके बाद कैसे डाउनफॉल हुआ वुमेन एजुकेशन में। तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा कि दोनों ही सही दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ भी दो कथन आपके दिए गए हैं, दोनों को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले वैश्विक मानकों को प्राप्त करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय को अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए सतत समर्थन की आवश्यकता है। मतलब कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल लेवल तक पहुंचने के लिए सतत सस्टेन्ड सपोर्ट की आवश्यकता है रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा कथन क्या कह रहा है यहाँ पे, ज्ञान आयोग द्वारा कल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में सरकारी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो नॉलेज इकोनॉमी है एज ए advised by the knowledge commission does not need government involvement in higher education। तो ये पॉइंट गलत है सरासर, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे। और जो नॉलेज इकोनॉमी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो नॉलेज कमीशन में बात कही गई थी, कोई भी चीज़ को हाई स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए जो मतलब उस देश के हायर अथॉरिटी हैं उनकी आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा नहीं सही है, तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह अनुशंसा निम्नांकित में से किसी द्वारा की गई थी, किसी भी ऐसे छात्र को जब तक कि उसमें वह शिक्षा विषय में बीए बीएससी ना किया हो उसे उसमें विशिष्ट शिक्षण की अनुमति नहीं दी जाए। तो ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये कौन से कमीशन में दिया गया ये आपको बताना है। मतलब जब तक कोई छात्र है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई विशेष कह सकते हैं कि शिक्षण क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग ना दी जाए। जैसे आप लोग बीएससी करते हैं फिर बीएड करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहले बीएड कर लेते हैं फिर बीएससी करते हैं। तो ये बात किसने कही थी? यशपाल कमेटी के द्वारा कही गई थी, या फिर नॉलेज कमीशन के द्वारा, या फिर शिक्षा आयोग जो था, या फिर एनआर सरकार के द्वारा जो कमेटी बनी थी उन्होंने कही थी। तो ये बात कही गई थी एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर से आपको भी पता चल जाएगा 1964 से 1966। तो उन्होंने बोला था जब तक ग्रेजुएशन ना कर ले कोई स्टूडेंट तब तक उसको शिक्षण के क्षेत्र में कोई भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है जब तक वो चीज़ कंप्लीट ना कर ले। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसको भी पढ़ के हम लोगों को बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अपने आरंभिक विकास के समय रचना काल में निम्नांकित कौन से विश्वविद्यालय ने ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के माध्यम से मल्टीमीडिया अनुदेशों को अपनाए जाने की कार्यनीति अपनाई थी? मतलब कौन सा ऐसे यूनिवर्सिटी थी जिसने कौन कौन सी ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन को अपनाया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इसके बाद है आपका इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर यशवंत राव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये अपनाए गए थे सबसे पहले कहाँ पे? इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ पे आपके ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के माध्यम से मल्टीमीडिया अनुदेशकों को अपनाए जाने की कार्यनीति सबसे पहले अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से लगभग हर बार एक ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है। तक्षशिला, विक्रमशिला, मिथिला, तो ये इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तक्षशिला निम्नांकित किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था? पशु चिकित्सा, व्यापार वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या फिर चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा। ठीक, मुख्य केंद्र था वो आपका मेडिसिन साइंस और सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, उसका मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक है,
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु थी। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो यहाँ से क्या पता चलता है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब उनमें शिक्षा से संबंधित क्या क्या पॉइंट कहे गए थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और प्लस उसका ईयर भी, कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में ईयर मैच करवा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य केंद्र सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा, या फिर चिकित्सा शिक्षा, या फिर शिक्षक शिक्षा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें बात कही गई थी कि व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जिससे कि उसी प्रकार से सारी चीज़ें अरेंज की जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 कथन दिए गए जिसको पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है, किसी निजी मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किसी राज्य अथवा केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है। दूसरा कथन दिया गया, किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री विषय जिससे भी संबंधित हो के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अधिनियम के माध्यम से की जाती है, ये बात तो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है ये बात गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत दिया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है, अभी तो हम लोग ने कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में बात की थी, तो उसके नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, गैर पारंपरिक अधिनियम के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। शिक्षक द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकित, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा नियंत्रण किसमें किया जाता है, अभी हम लोगों ने तुरंत ही कोई क्वेश्चन एक किया है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा जहाँ नियंत्रण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। तो ये वाला पॉइंट आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लर्नर ओरिएंटेड मतलब स्टूडेंट के बेस पे, तो ये सही है क्योंकि कन्वेंशनल से अपोजिट ही नॉन कन्वेंशनल होता है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन हो उसको लर्नर ओरिएंटेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्याख्यान विधि पर आधारित। अब व्याख्यान विधि किसमें होता है, जो टीचर द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ये भी नहीं होगा आपका। इसके चौथा है, कोई नियत पाठ्यक्रम नहीं होता है, मतलब कोई फिक्स्ड पाठ्यक्रम नहीं है। फिक्स का मतलब ही हो गया जो टीचर पढ़ा रहा है वही, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं होती है क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए तो ये भी पॉइंट ये पॉइंट सही हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिक्स्ड किसमें होता है आपका कन्वेंशनल में। इसके नेक्स्ट है लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जो उसमें आप लगा रहे हैं उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब लर्नर सेंटर्ड होगा तो टीचर उसी हिसाब से सारी चीज़ें करेगा, तो बच्चे जिस हिसाब से आगे बढ़ने चाहिए, जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से होती है, तो लागत प्रभावी होती है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपके कौन से बी, डी और ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे NHERC की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसके बारे में मैं आपको मैंने वन शॉट वन वीडियो बनाया था, उसमें भी इसके बारे में बात की थी, तो अगर आप लोगों ने वो वाली देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होती है NHERC की, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, या फिर नॉन गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन रिहाइबलेशन काउंसिल, या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रीजनल सेंटर, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च कमेटी। तो ए ऑप्शन सही है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC का फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि ने निम्नांकित किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, या फिर श्रीधान्य कटक। तो पाणिनि जी ने शिक्षा ग्रहण की थी तक्षशिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCT established in 1995, 1995 स्थापित NCT निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब NCT कैसी संस्था है, यहाँ पे इस बारे में
तो सांविधिक संकाय है, व्यवसायिक संगठन है, या फिर शिक्षक संघ है, या फिर निजी संगठन। तो ये एक सांविधिक निकाय है, एनसीटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC के नाम से जाने वाला भारत के उच्च शिक्षा आयोग का द्वितीय शीर्ष एक अधिप्रत्ययनकर्ता निकाय होगा। ठीक है। इसका दूसरा है, दीर्घ काल में यह कल्पना की गई है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार प्रत्यायन एक द्विआधारी बाइनरी प्रक्रिया बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो नैक है, यहाँ पे डबल ए होना चाहिए, नैक मेटा एसिलरेटिंग बॉडी बन जाएगी। ठीक है। नैक जो है आपकी मेटा एसिलरेटिंग बॉडी बन जाएगी। इसके बाद है कि जो एसिलरेशन विल बिकम ए बाइनरी प्रोसेस एज ए पर एग्जेंट ग्लोबल प्रैक्टिस। मतलब एसिलरेशन ऐसे बढ़ेगा, मेटा का मतलब होता है बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें उसमें इंक्लूडेड की जाएंगी। ठीक है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से आधार हैं जिसके आधार पर भारत में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु नागरिकों के साथ भेदभाव को संवैधानिक तरीके से निषिद्ध किया गया है। मतलब कौन कौन से आधार हैं जिनके हिसाब से कि मतलब उन चीज़ों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, उनके हिसाब से एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है। ये बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो है रिलीजन एंड रेस, मतलब धर्म और नस्ल के हिसाब से। ठीक है। दूसरा है लिंग और जन्म स्थान के हिसाब से, राष्ट्रीयता और रंग के हिसाब से, और नेक्स्ट दिया गया आयु और जन्म के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हो जाएंगे। एक तो अब धर्म और नस्ल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अलग गलत हो जाएगा। निषिद्ध किया गया है, मतलब ऑप्शन कौन सा, ये इसके हिसाब से नहीं कर सकते। इसका लिंग और जन्म स्थान, मतलब फीमेल मेल, इसके हिसाब से आप नहीं, जन्म स्थान के नाम से नहीं कर सकते। ठीक है। और जो आपका राष्ट्रीयता और रंग, तो यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनलिटी तो इफेक्ट करती है, जैसे लिखा भी होता है भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आयु और जन्म, तो आयु भी होता है, क्राइटेरिया होता है कि इस आयु तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे NBA जो आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एसिलरेशन है, उसके बारे में बात की गई। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को निम्नलिखित किन विषयों के गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। तो किसका किसका कार्य सौंपा गया है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ABCD में भी दिया गया है। ह्यूमैनिटीज़ है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। ठीक है। तो किसके हिसाब से है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, BCDE। ठीक है। BCDE ये 4 सही है, ह्यूमैनिटीज़ के आधार पर नहीं है। ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और नहीं भी अच्छे लगे तब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है। और जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें वही सही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब टाइम कम ही बचा है। ठीक है। तो इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए। HN अध्ययन से धन्यवाद, और इतना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए बहुत ही धन्यवाद।